नमस्कार, जय जोहार। बहुत स्वागत है आप सभी का गुहार छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। अगर आप छत्तीसगढ़ की सियासत से इस समय दो चार हो रहे हैं तो दो बातें जरूर आपको दिखाई दे रही होंगी। पहला, आदिवासी आरक्षण का मुद्दा। दूसरा, आदिवासी आरक्षण का मुद्दा। ये वो मुद्दा है जो इस समय पहले नंबर पर भी है, जो इस समय दूसरे नंबर पर भी है। कांग्रेस भी इसको लेकर आगे है, बीजेपी भी इसको लेकर आगे है। दोनों अपने आप को आगे बताने का प्रयास कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सियासत की इस रेस को कौन जीतता है। इसे ही हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आदिवासियों पर यह राजनीति टिकती हुई नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस ने इस दौरान एक बड़ा ट्रम्प कार्ड खेल दिया। और ये बड़ा ट्रम्प कार्ड क्या है? 32% आदिवासी आरक्षण पर आज भूपेश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। भूपेश कैबिनेट में इस आरक्षण पर मुहर लग गई। समझने की कोशिश कीजिए। संशोधन विधेयक 2022 को कैबिनेट की मंजूरी, यानी कि अब विधानसभा के विशेष सत्र में विधेयक लाया जाएगा। 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र होगा। तो आदिवासियों पर भाजपा का भी अपना दाव है। लेकिन सुन लीजिए क्या कह रहे हैं पक्ष विपक्ष के नेता। राज्यपाल के साथ राष्ट्रपति के पास और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। अगर उस समय तक अगर कुछ सफलता नहीं मिला, मैं राजनीति से अलग करूंगा। छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था प्रवेश में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022, क्योंकि विधानसभा का सत्र सामने आहूत है और विशेष सत्र का मूल उद्देश्य ही माननीय उच्च न्यायालय के जो फैसले से छत्तीसगढ़ में लोक सेवा और शैक्षणिक संस्थाओं के प्रवेश का आरक्षण जो प्रभावित हुआ है, उसके कारण ही जो विशेष विधानसभा सत्र बुलाया जा रहा है, उसमें ये दोनों विधेयक पेश किया जाएगा। और इसी के संदर्भ में आज दोनों विधेयकों की सहमति स्वीकृति आज के मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया। कैबिनेट में जो 1-2 दिसंबर को जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, उसके बारे में कैबिनेट में डिसीजन हुआ। उसके विधेयक के जो मसौदा है उसके बारे में चर्चा हुई और जो आरक्षण है उसके बारे में भी बात हुई, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, EWS इसके आरक्षण के, और दूसरा ये है कि जो जिला में भर्ती की जाती थी उसके भी कोई एक्ट नहीं था, जिसको भी हाई कोर्ट ने निरस्त किया था। एक आदेश के माध्यम से उसको जारी कर दिया गया था, तो उसे भी निरस्त किया गया। तो जिलों के भी वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्रदेश के आरक्षण है। उतना ही महत्वपूर्ण जिले के जो जिलों में जो पद होते हैं तृतीय चतुर्थ श्रेणी के, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो उसको भी एक्ट में लाया जाएगा। सरकार ये कर रही अच्छी बात है, लेकिन हम तो चिंतित थे। समाज का बड़ा प्रेशर था कि ऐसा हो रहा है, समाज के लोग अभी बैठे हुए हैं, उसके कारण यहाँ पर बैठे हैं। वो कोई कानून ला रहे हैं, बना रहे हैं, उस पर कैबिनेट में बैठक हुई है, अच्छी बात है। लेकिन हम जब तक ये कानून का रूप नहीं ले लेता है तब तक यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। तो हमारा विरोध नहीं है, हम तो ध्यानाकर्षण कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ये काम आपका है, आपको जल्दी से जल्दी करना चाहिए। वो करेंगे, उसके बाद में हमारा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। तो आपने सबके बयान सुनकर इतना निष्कर्ष तो निकाल लिया होगा कि ये विषय कितना संजीदा है सभी नेताओं के लिए। तभी बयान बहुत ही फूक फूक कर दिए जा रहे हैं कि जुबान से जो शब्द निकल रहे हैं बाकायदा कोटेड लग रहे होंगे। चर्चा को शुरू करते हैं। KS चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सत्य प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। KS चौहान साहब, ये भानु प्रतापपुर की जंग में भारतीय जनता पार्टी तो अपने आप को सबसे आगे कह रही थी, लेकिन आज बीजेपी को तारीफ करनी पड़ रही है भूपेश कैबिनेट के इस फैसले की। कैसे KS चौहान साहब? भारतीय जनता पार्टी पांडे जी
हर सही चीज का वो समर्थन करती है और गलत चीज का विरोध करती है। आज भी हम आदिवासी भाई बहनों के साथ आज भी खड़े हैं। जब तक वो मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, जब तक वो विधेयक में कानून नहीं बन जाता है, तब तक हम आदिवासी भाई बहनों के साथ खड़े हैं। और सबसे मेन बात यह है कि सभी आदिवासी भाई बहन ये जानते हैं कि ये जो निर्णय लिया गया है वो किस में लिया गया है। ये निर्णय दबाव में लिया गया है, प्रभाव में नहीं लिया गया। अच्छा, ये निर्णय सत्ता के लिए लिया गया है, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए नहीं लिया गया। ये निर्णय भूपेश बघेल जी अपनी कुर्सी के लिए लिए हैं, किसी आदिवासी भाई बहन के लिए नहीं लिए। अगर इतनी ही संजीदगी रहती तो ये हाई कोर्ट में इतनी इन लोग का कैजुअल अप्रोच नहीं रहता। सिर्फ दो हियरिंग हुई थी इन 4 सालों में और आपने कोई ध्यान नहीं दिया। मेन बात ये थी कि आप आदिवासी भाई बहन के लिए ये सब चीजें नहीं कर रहे हैं, या जो हमारे जो युवा भाई बहनों को जो नौकरियां नहीं मिल रही हैं उसके लिए ये आप नहीं कर रहे। आप सिर्फ ये कर रहे हैं कि सेहरा जो है। अच्छा, मान लीजिए अब ये जो विशेष सत्र आ रहा है 1 और 2 दिसंबर को, तो भारतीय जनता पार्टी सदन के अंदर जो आपके माननीय विधायक हैं वो सदन के पटल पर क्या प्रस्तुत करेंगे कि वो 32% आरक्षण को दिलाने का पूरी तरह से समर्थन करेंगे या बायकॉट करेंगे 1 और 2 दिसंबर को? देखिए, जो भी चीज सही होती है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। मैंने बात ही अपनी वहीं से चालू की है। और अगर ये जो मतलब प्रक्रिया होगी, बिल्कुल बायकॉट नहीं करेंगे ना सत्र का, बायकॉट सत्र का नहीं करेंगे। इसका स्वागत करती है। नोट करिएगा सत्यप्रकाश जी, नोट कीजिएगा। जो भी आदिवासी भाई बहन के साथ जो प्रदेश की जनता के हित में होगा, भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करेगी और जो नहीं होगा उसका विरोध करेगी। ये अकाट्य है। चलिए, ये अकाट्य सत्य है। सत्यप्रकाश जी नोट कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी सच के साथ है, के.एस. चौहान साहब ने बोल दिया है। जी ये सबसे पहले तो विवेक जी मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज का दिन बहुत ही खुशनुमा दिन है, क्योंकि आज हमारे कैबिनेट में ये आदिवासी आरक्षण बिल को पारित कर दिया है। अब विशेष सत्र जब 1 और 2 दिसंबर को है तब उस विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा और हमेशा आशा करते हैं कि भाजपा उसका समर्थन करेगी। मगर मैं चौहान जी से एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि अभी उनको 4 सालों में इनको आदिवासी याद आ रहे हैं, इनको युवा याद आ रहे हैं। इनके पास जब 6 साल था, जब कोर्ट में मामला गया 2012 यही सवाल वो लोग आपसे पूछे, यही सवाल वो लोग आपसे पूछे। नंद कुमार साय जी आज जो आंदोलन कर रहे हैं, एक नौटंकी कर रहे हैं, तब उन्होंने क्यों नहीं रमन सिंह जी को याद दिलाया कि आदिवासियों से छल कर रहे हैं वो? तब क्यों नहीं उन्होंने? नंदकीराम कंवर जी क्यों नहीं बोले उस टाइम? या तो उनको अपनी कुर्सी दोनों को जाने का डर था, या ये बोल सकते हैं आज तो। बल्कि मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि भाजपा को, कांग्रेस सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि हम उसको सुप्रीम कोर्ट तक लेके जा रहे हैं, विशेष सत्र लेके आ रहे हैं, आदिवासियों को हम अपना उनका हक दिलाना चाह रहे हैं। और विवेक जी एक साथ में ये बात और आपके माध्यम से कहना चाहूंगा आपके प्रतिष्ठित चैनल में बैठ के कि छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा होना चाहिए कि कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल आपके साथ हमेशा खड़े हैं। हर वर्ग को, जो भी वर्ग हो, उनको जितना आरक्षण मिलना चाहिए, जो उनको हक है उनको दिला के रहेंगे। ये हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। और दूसरी बात, हम प्रतिबद्ध है हर वर्ग को उनका हक दिलाने के लिए। इसलिए हम इस मामले को विधानसभा में विशेष सत्र बुला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गए। यहां तक कि अब सरकार ये भी सोच रही है कि लोकसभा की 9वीं सूची में भी इसको शामिल किया जा सके, ताकि कल होकर कोई भी इसके खिलाफ चैलेंज कोर्ट में ना कर सके। तो हम तो आदिवासियों के लिए हमेशा खड़े हैं और आदिवासियों के लिए हर वर्ग के लिए, चाहे आप ओबीसी की भी बात कर लीजिए, हर वर्ग के हम खड़े हैं। मगर इन्होंने क्या किया? सिर्फ छल किया है। जब कोर्ट में मैटर था तो इन्होंने नंदकीराम कंवर की रिपोर्ट नहीं पेश किया, मुख्य सचिव की रिपोर्ट पेश नहीं किया। क्रिकेट बैट बॉल की तरह कोर्ट उधर से बैट पे शॉट मारते थे, इधर से एक बॉल फेंकते थे। और एक जब चुनाव आया तो इन्होंने गिफ्ट रैप अच्छा किया जिसका नाम था आरक्षण, उसका रैप ऐसा अच्छा किया और चुनाव के समय हर आदिवासी समाज के सामने जाके दिया। मगर जब वो गिफ्ट खोला गया तो अंदर क्या था, जो दस्तावेज कोर्ट में देने चाहिए तो वो नहीं दे पाए। तो वो गिफ्ट रैप इन्होंने अच्छा किया था मगर उसके अंदर कुछ नहीं था, खोखला था, जो कोर्ट में जाके गिर गया। मगर जब हमने जो भी अगर आप कोर्ट की जो फैसला है उसमें आप देखें तो उल्लेख है कि इन्होंने दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किए कि किस लॉजिक के हिसाब से, किस तथ्य के हिसाब से इसको इतना 58% तक आरक्षण दिया गया। तो वो अगर तथ्य, वो 2 जो आयोग थे उनकी रिपोर्ट अगर ये प्रस्तुत कर देते तो हो सकता है नहीं जाता मामला।
मगर ये सिर्फ इनकी एक छल था, आदिवासी को लुभाने का एक चुनाव का तरीका था। तो कंफ्यूजन हो जाता है, अब इनके पाप हम कांग्रेस सरकार धो रही है। यहीं पर बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता ये कहते हैं कि बीजेपी अपने समय में यानी 12 से लेकर 18 तक अच्छे तरीके से आप प्रस्तुत नहीं कर पाई, पर फिर बीजेपी ये कह रही है कि 4 साल में आप प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो ये क्या 8 बनाम 4 की लड़ाई चलेगी क्या? यानी मैं सालों की बात कर रहा हूँ। नहीं विवेक जी, देखिए 4 साल हमारी सरकार को हो गए, ठीक है, मगर 2 साल तो आपको ही मालूम है कोरोना के जो वैश्विक महामारी थी उसमें कोर्ट भी बहुत कम चल रहे थे, बंदी की तरह था, जो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर था। हाँ। तो उस टाइप से कोर्ट अपने हिसाब से वो जो भी उनकी हियरिंग करनी कोर्ट अपने हिसाब से लिस्ट निकालती, तो वो 2 साल तो आप छोड़ दीजिए। तो 2 साल में अगर हम बात करें तो हमने कोर्ट से समय मांगा था दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए, मगर कोर्ट ने अपने कोर्ट की एक प्रक्रिया होती है, कोर्ट ने बोला कि नहीं, जब समय दिया गया था तब वो जो दस्तावेज प्रस्तुत हुए उसी के आधार पर हम फैसला करेंगे। तो हम तो हमारे हाथ तो उसी समय इन लोगों ने बांध दिए। 2018 से पहले जब इन्होंने जो कोर्ट में मामला गया, दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, हमारे हाथ तो उसी समय इन्होंने बांध दिए। ये तो अगर हम सोचे तो एक साजिश के तहत किया गया। देखिए 2018 में इन्होंने दिखाया, आरक्षण दिया, और फिर जब इनको पता था कि सरकार इनकी नहीं आएगी और सारा ठीक है कांग्रेस के ऊपर डाल देंगे, तो ये तो पूरा एक साजिश के तहत। मैं तो बोल रहा हूं नंदकुमार साय जी को पूछना चाहिए कि साजिश रमन सिंह जी ने उस समय क्यों किया, और वो कह रहे हैं कि आपने केस को कमजोर बनाया। ठीक है, कौन ने कमजोर बनाया, कौन ने मजबूत बनाया, मेरे को लगता है छत्तीसगढ़ के करोड़ों लोग इस बात को जानते होंगे। गंगेश द्विवेदी साहब, ये 32% आरक्षण पर आज कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है, अपनी ओर से आरक्षण पर मुहर लग गई है, तो रास्ता अभी आसान है कि अभी और कठिन डगर है जिस पर सरकार को थोड़ा सफर करना पड़ सकता है आने वाले दिनों में? नहीं, देखिए रास्ता तो इन्होंने अपनी जो चूक हुई थी, एक्चुअली कहना चाहिए दोनों ही पार्टियों से चूक हुई थी, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इसी चैनल में बैठ के जी। तो समय रहते मुझे लगता है भूपेश बघेल जी ने इसको सुधार लिया है, और अब विधानसभा में जब पेश हो जाएगा विधेयक तो वैसे वो कानून का रूप ले लेगा। और सबसे बड़ी बात जो लगातार बात आ रही थी, क्वांटिफाइड डाटा जो जो पेश नहीं हो पाया था कोर्ट में, कुछ दिन पहले ये डाटा गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका है। इसमें एक नया पहलू मैं बताना चाहूंगा आपको विवेक जी, ये 32% आदिवासियों का आरक्षण के साथ इसमें 27% ओबीसी का आरक्षण भी है। और जो क्वांटिफाइबल डाटा जो गवर्नमेंट को पेश हुआ है, उसका हालांकि सार्वजनिक नहीं हुआ है मामला, उसके जो आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन जो मीडिया में रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक 40% आबादी जो है ओबीसी की है, और उसमें से 72% दुर्ग जिले में है, जहाँ के मुख्यमंत्री और 6 मंत्री उस जिले से बिलोंग करते हैं। तो मुझे लगता है जो 27% आरक्षण का जो मुद्दा है ओबीसी का, वो काफी समय से पेंडिंग चल रहा था, वो भी प्रभावित हो गया था। उसको भी इंटैक्ट रखना बहुत जरूरी था, उसको भी काबिल रखना, क्योंकि उनकी आबादी एक तरह से प्रदेश में ज्यादा है, आदिवासियों से अधिक है। हालांकि इसके पहले जो रिपोर्ट आती थी उसमें यह माना जाता था कि 52% ओबीसी छत्तीसगढ़ में है, लेकिन अभी जो डाटा सितंबर जो अभी कलेक्ट किया गया अभी इस बीच में, उसमें 41% हुआ, मतलब लगभग 11% घट गया। तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन उनके आरक्षण को भी लाना जरूरी था, क्योंकि निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री और उनके 6 विधायकों जो 6 मंत्री हैं उनके विधानसभा क्षेत्र का मामला था, क्योंकि उस जिले में 72% लोग ओबीसी हैं, तो उनका तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था अगर ये जल्दी से जल्दी वो नहीं करते। तो इस तरह से दो तरह से लोगों ने अपने डाटा को पेश करके पूरी बात जी विधेयक को पेश करके उन्होंने 2 तरह से अपनी सुधार की गलतियों की और अपना पक्ष मजबूत कर लिया है एक तरह से। जी गंगेश जी, यही बात मैं भी कहना चाह रहा हूं कि देखिए वकालत जो होती है उसका एक पूरा अपना मसौदा होता है, अपना तरीका होता है, पैटर्न है, जो जिरा वहां पर होती है। जाहिर सी बात है, अगर फास्ट फॉरवर्ड में देखें तो सरकार यही चाह रही होगी किसी तरह से 23 से पहले कुछ ऐसी दिक्कतें और अड़चने न आ जाएं जो चुनाव के वक्त में केंद्रित मुद्दा बन जाए। तो इससे निपटने के लिए सरकार को अपने जो वकील किए जा रहे हैं उनको कितना तैयार रखना होगा, क्योंकि अच्छी बात है यहां से पूरा आपने पैटर्न बना दिया, लेकिन ये हमें भी पता है कि अमली जामा पहनाने के लिए केंद्र की भी आवश्यकता पड़ेगी। बिना केंद्र की सहमति और मंजूरी के ये जो 32% आरक्षण पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं नहीं हो पाएगा। हाँ, निश्चित तौर पर इसमें देखिए आदिवासी का मुद्दा ऐसा है सर, इसमें देखिए भाजपा विरोध नहीं कर रही है, बल्कि सारे आदिवासी नेता भी इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। नंद कुमार साय जी भी सीनियर लीडर है भाजपा के,
और उन्होंने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा और दी। नंद कुमार साय जी ने तारीफ की है। सबसे बड़ी बात यही है द्विवेदी साहब की सरकार के इस फैसले की तारीफ की है, स्वागत किया है, पॉजिटिव स्टैंड ले रही है। हाँ, स्वागत किया है। जी जी। तो चलिए सत्य प्रकाश जी, इतने से तो थोड़ा संतोषजनक नजर आ रहे होंगे। ठीक है, मतलब उनकी पार्टी। के.एस. चौहान जी, आप सवाल कर सकते हैं सत्य प्रकाश जी से। के.एस. चौहान जी, जो बोला जो गया है कि नीति और नियत में आपके फर्क था, आपके खोट था, तो मैं आपको बता दूं। हेलो, हाँ जी बोलिए। आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल साफ आ रही है सर, बोलिए। जी, मैं ये बता दूं आपको कि 2012 से लेकर 2018 तक 32% लागू कर दिया गया था। आपने उसके बाद ये हटा दिया। 2012 से लेकर 2018 तक 8 हियरिंग हुई थी पांडे जी, और बहुत बाकायदा, बहुत ही दस्तावेज और बहुत ही संजीदा तरीके से, बहुत ही जिम्मेदारी से हम नहीं चौहान जी गलत बयान दे रहे हैं आप। दस्तावेज जो 2 आयोग आपकी सरकार ने बनाए थे उनके दस्तावेज आपने प्रस्तुत नहीं किए थे। सुनिए मेरी बात, सत्य प्रकाश जी आप खंडन कर दीजिएगा, अपनी बात रख लेने आपने। हाँ बोलिए। दूसरी बात, इनके जो 4 साल थे, इनके 4 साल में सिर्फ 2 हियरिंग हुई थी। 2 हियरिंग में ही इन लोग ने सरेंडर कर दिया। ये चाहते थे कि रमन सिंह सरकार के ऊपर ये सहरा मत मदे। अरे आप अध्यादेश जारी कर सकते थे, आपने क्यों समय नष्ट किया? ये आज चुनावी वर्ष आ चुका है, उसका आप राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। जनता ये सब जानती है, और जनता किसी भाजपा नेता के पास नहीं गई थी कि आपने लिंगरिंग की या आपकी वजह से हम हाई कोर्ट में हार गए। नहीं, अगर भाजपा की नीयत में खोट रहता तो भाजपा ये उठाती नहीं, लागू ही नहीं करती। और चलिए, आपने नीयत पर सवाल खड़े किए हैं कांग्रेस के। अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ बोलिए सर, बोलिए। पांडे जी पूरी बात पूरी कर लूं। दूसरी बात ये है कि न्याय जो देर से मिलता है वो अन्याय के बराबर रहता है। हाँ, और आज कहीं ना कहीं पूरी आदिवासी जनता ये जानती है कि आदिवासी भाई बहनों से आप कितना प्रेम करते हैं। वो राष्ट्रपति चुनाव में ये देख चुकी है कि आदिवासी भाई बहन के लिए कितने आप संवेदनशील है। और आप ये हाई कोर्ट में 32 से 20% जो हुआ, इससे आपकी जो लिंगरी, जो आपकी असंवेदनशीलता आपने दिखाई है, जो अच्छे से लड़े नहीं आप, उसका ये नतीजा है कि ये जो आपने किया है। और आज आप चुनाव हार रहे हैं, इस वजह से आपने ये दबाव में अपना ये निर्णय लिया है। लेकिन ये निर्णय का हम स्वागत करते हैं। भले ये हम आदिवासी भाई बहनों की तरफ हैं, आदिवासी भाई बहन जो उनके लिए सही होगा। चलिए, मैं समझता हूँ सत्य प्रकाश जी से अब हम जवाब ले लें। निर्णय लिया गया है, हाँ, वो सत्ता के लिए लिया गया है। सत्ता के लिए लिया है सत्य प्रकाश जी। हाँ, जनता के लिए नहीं लिया है। चौहान जी थोड़ा पानी पी लीजिए। बोलिए सर। पानी मैं पिलाता हूँ, पानी पीता नहीं हूँ, पानी पिलाता हूँ। चलिए, वो भी पुण्य का काम होता है, पुण्य का काम होता है। नीयत आपकी, नीति और नीयत आपकी क्या थी वो जनता जानती है। नीयत और नीति आपकी क्या थी वो हमको पता है, जनता भी जानती है। 6 साल में आपने आयोग बनाया, उसकी रिपोर्ट पेश नहीं की। आरक्षण का एक जमली ऐसा पहनाया जो आदिवासी को छल रहा है। आदिवासियों को बस एक दिखाने के लिए चुनावी यंत्र की तरह आपने उसको उपयोग किया चुनाव के समय में। और आपने अगर ऐसा ही था तो आपने अच्छे से उसको जमनी क्यों नहीं बनाया? कोर्ट तक मामला गया ही क्यों? सबसे पहले मुद्दा तो यही था कि अगर उसको लागू करना था तो इस हिसाब से लागू करना था कि कोर्ट में मामला नहीं जाना चाहिए था। अगर गया भी तो आपने 2 आयोग बनाए, उसकी सिफारिश क्यों नहीं है वहां कोर्ट में पेश की? 6 साल, फिर वही बात। तो 6 साल में आप क्या कर रहे थे? 6 साल में आप क्या कर रहे थे? आदमियों को वहां पर खड़ा तो नीति और नीयत क्या है वो? अरे आप आरक्षण की बात कर ले, किसान की बात की, वह सभी को आप चलते ही हैं, मगर सभी को आप चलते हैं, किसानों के ऊपर गाड़ियां चलाते हैं, नौकरियां देते नहीं है। आरक्षण में आदिवासी चलते हैं, ओबीसी वालों में चलते हैं। आपका काम ही है ये सिर्फ छल के आपको वोट चाहिए। विकास का आपको बात करना नहीं है, विकास आप करते नहीं है। 15 साल में क्या हाल था पूरी जनता जानती है। 15 साल आपने लूट खसोट किया है, नान घोटाला हो चाहे वो बड़वा घोटाला हो। चलिए, आप लोगों से कमेंट लूंगा। गणेश जी का रुख करते हैं, ठीक है? अभी प्रकाश जी, के.एस. चौहान जी, बल नहीं गया। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है।
किया कि हमने ये किया, हमने कहा, जबकि आपने गंगेश सरकार जी, इसी वजह से की कि आपने कोई काम नहीं किया 15 साल में। सुझाव किसानों के जरूर क्या मैं हालात हैं चाहूंगा। सबको मालूम है। ठीक है सर, आत्महत्या कर रही थे, 16,000 के आसपास किसान 15 सालों मरे जी। आत्महत्या की उन्होंने, तो आपने क्या किया वो सब पूरी जनता जानती है। इसी ठीक- की वजह से आपका ठीक है हाल हुआ सर, ठीक है सर, हम लोग- अगर आप आरक्षण को अच्छे से कर जी। देते आदिवासियों के लिए, किसानों को तो हाल नहीं होता। चलिए गंगेश साहब, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे हमारे दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं को, ताकि वो आपकी बात को आगे तक पहुंचाएं, चाहे वो बीजेपी के लिए हो, कांग्रेस के लिए हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आदिवासी आरक्षण पर एक अच्छा सुझाव आपकी ओर से सर। देखिए, आदिवासी आरक्षण पे वो तो लागू होना तय है, इसमें भाजपा विरोध नहीं करेगी और मुझे लगता है कि बाधा रहित रूप से विधानसभा में 1 और 2 दिसंबर को ये पारित हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि राज्यपाल जी ने खुद पहल किया था और इसके बाद मुख्यमंत्री जी ने इनिशिएटिव लेके इसको विधानसभा की बैठक बुलाई, उसके पहले पूरे डाटा इकट्ठा कर लिए। और मुझे नहीं लगता कि केंद्र की तरफ से भी ऐसा कोई निर्देश आया कि इस आंकड़े मतलब इस विधेयक को पास करने में कोई अड़चन हो, या केंद्र में जब ये जाएगा वहां तो वहां पर यहाँ पे कोई बाधा आने वाली बात नहीं है, क्योंकि बिना आदिवासी वोटर्स को साथ में लिए कोई भी पार्टी स्टैंड नहीं कर सकती, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे देश के किसी भी स्थान में हो। तो इसलिए मुझे लगता है दोनों ही पार्टियों को मिलजुल के इसमें सकारात्मक रूप से वर्किंग करना चाहिए और इसको विधेयक को जल्द से जल्द पास करके इसे लागू कराने का प्रयास करना चाहिए। चलिए ठीक है, सत्य प्रकाश जी आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया। जी, मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि हमारी सरकार सभी वर्ग के लिए काम करेगी, काम करती है। हम जिसकी जितनी उनकी प्राथमिकता हो उतने हम उनका हक दिला के रहेंगे। ये सरकार छत्तीसगढ़ के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के लिए भी खड़ी है और हमेशा हर किसी को जिसको जितना अधिकार मिलना चाहिए उतना दिला के रहेंगे। ये पहली प्राथमिकता हमारी है। चौहान साहब। पांडे जी, हमारी सिर्फ यही गुजारिश है कि आप सरकार का जो दायित्व होता है वो जनता के प्रति होता है। जनता जो चाहती है, जनता के लिए वो काम करे, सत्ता पाने के लिए नहीं, सत्ता में रहने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए आपको सत्तासीन किया गया है। इस बात को आज के दिन तो कम से कम राजनीतिक बातें मत करिए, आज के दिन खुशखबरी वाली बातें कीजिए। आपको बधाई देनी चाहिए सरकार को कि सरकार इतना अच्छा काम कर रही है। हम तब तक खड़े हैं, हम तब तक खड़े हैं जब तक ये कानून नहीं बन जाता। हम आदिवासी भाई बहनों के साथ चलिए, बहुत बेहतर, ठीक है। गंगेश साहब, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। जी, अंतिम प्रतिक्रिया यही कि सर कि अब ये लागू हो जाए जितने जल्दी से उतने ये जो अभी उहापोह की स्थिति है, खासतौर पे कई सारी परीक्षाओं में जो भर्तियां हैं वो रुकी हुई हैं आरक्षण की वजह से। इससे निश्चित तौर पर नई युवा पीढ़ी को नुकसान हो रहा है। तो ये जितने जल्द से जल्द आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और लागू हो जाएगी, उतने जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया भी, मतलब बच्चों के भविष्य, जो अभी हजारों बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे हैं, केवल ये राजनीति का विषय नहीं है, उन बच्चों के भविष्य का भी विषय है। वो इंतजार कर रहे हैं कि ये मामला सुलझे तो उनके भविष्य का रास्ता साफ हो। ये सरकार भी कोशिश करेगी। बहुत सारगर्भित सुझाव आपने दिया है गंगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानित जनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। शुक्रिया, जनता तक आपने अपनी बात पहुंचाई। आरक्षण का मसला इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है जिसको सिर्फ पार्टियां अपने अपने मसौदे के लिए बुना रही हैं, लेकिन पार्टियों को यह समझना होगा कि जिस वर्ग के लिए जो आरक्षण दिया जाता है उसकी पूर्ति भी तय समय पर ही करवाई जाए। आप इस बात का बखान जरूर कर सकते हैं कि देखिए हम एसटी आरक्षण के लिए कितने ज्यादा अग्रसर हैं, कितने अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन ये जनता पर्दे के पीछे से देखती है, समझती है आपकी प्रतिक्रियाओं को भी, बयानों को भी। तो बहुत सोच समझकर आरक्षण पर कोई भी बयान देना चाहिए। गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।